हेलो भारतवासियों, कैसे हैं आप लोग। मैं नियति आप लोगों का स्वागत करती हूँ नर्सिंग इंडिया 02 के क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक को लेके यहाँ पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी क्या है? एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी का मतलब क्या होता है और हम कब लगाते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे होता है, इसके बारे में आज पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आज बिल्कुल मजा आने वाला है। ये मिडवाइफरी का आज वह टॉपिक है ना जो हर कोई जानना चाहता है कि कैसे है। एपिजोटोमी आपने पढ़ लिया, आपको मजा आ जाएगा पूरा। तो चलो आज हम एपिजोटोमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो उसकी परिभाषा की बात करते हैं कि एपिजोटोमी होता क्या है। ठीक है, एपिजोटोमी की बात करें तो परिभाषा में सेकेंड स्टेज में तथा पेरिनियल एरिया में लगाए जाने वाला चीरा है। क्या है? सेकेंड स्टेज में तथा पेरिनियल एरिया। आप बोलोगे पेरिनियल एरिया क्या होती है, आपके लिए नया वर्ड है, मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो पेरिनियल एरिया में लगाए जाने वाला चीरा है। यह चीरा तैयारी के साथ लगाया जाता है और कभी कभी आवश्यकता अनुसार भी यह चीरा लगा दिया जाता है। ये क्या कहना चाह रही है कि ये चीरा पूरे तैयारी के साथ लगाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पे, मान लो इमरजेंसी है। ठीक है, इमरजेंसी कैसे हो सकती है भैया? इमरजेंसी ऐसे है, मान लो बच्चा शिशु चाइल्ड डिलीवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको रास्ता प्रॉपर नहीं मिल रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा, फंस रहा है वो। तो उस समय क्या करते हैं, उस सिचुएशन में पेरिनियल एरिया में कट लगा देते हैं इमरजेंसी में। तो उसको बोलते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, वो चीरा को लगाया जाता है। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पेरिनियल एरिया क्या होता है। आप ये थोड़ा समझ लीजिए, तभी तो आपको पूरा एपिजोटोमी समझ में आएगा, है कि नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। पेरिनियल एरिया क्या होता है देखो। ठीक है, ये हमारा क्या है, फोरचीट है। फोरचीट का मतलब ये है कि जहां हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो वेजाना होती है ना, वेजाना, वेजाना। ठीक है, वेजाना यानी कि जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा जहां पे आके मिलती है, जहां पे आके मिलती है, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोरचीट। ठीक है, तो उस फोरचीट से लेकर के, उस फोरचीट से, ये हमारा क्या है, एनएस है, एनएस है। ठीक है, ये क्या है हमारा, एनएस है। एनएस यानी कि रेक्टम, रेक्टम यानी कि जहां से हम लोग क्या करते हैं, मल वगैरह त्यागते हैं। ठीक है, वो वाली एरिया है। तो फोरचीट से लेकर, इसको फोरचीट बोलते हैं, फोरचीट से लेकर के जो रेक्टम वाली तक का जो एरिया है, जो खाली वाला जो स्पेस है, ये खाली वाला स्पेस है, तो यहीं पे क्या करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पेरिनियल एरिया। इसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल एरिया। इसको बोलते हैं रेक्टम, इसको बोलते हैं रेक्टम, इसको बोलते हैं फोरचीट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरचीट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फोरचीट बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टम, या फिर एनएल बोल सकते हैं, या एनएस बोल सकते हैं, एनएल बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, जो ये खाली वाले इतने जो गैप है, इतने जो जगह बच रहा है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, पेरिनियल एरिया बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिनियल एरिया। तो जब बच्चा यहाँ से, जब बच्चा डिलीवर नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता है ना, तो तब क्या करता है, यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया जाता है। तो कहाँ तक कट लगाया जाता है, यहाँ तक कट लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे कट लगा दिया जाता है। वही कट को क्या बोलते हैं, पेरिनियल एरिया बोलते हैं। उस जगह को बोलते हैं पेरिनियल एरिया, और उस कट को बोलते हैं एपिजोटमी। क्या बोलते हैं, एपिजोटमी बोलते हैं। इतनी समझ में आया बात, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी इंडिकेशन
इंडिकेशन की। अब भाई मान लो कोई महिला आई है हमारे पास, ठीक है, उसकी डिलीवरी होनी है बेचारी की, मान लो उसको फुल डायलेशन है, फुल सब कुछ है, क्या बोलते हैं, रास्ता भी सही है, फिर भी आप उसका चीरा लगा दोगे? नहीं, ऐसे नहीं करोगे। पहले हमने परिभाषा में क्या पढ़ा, आवश्यकता अनुसार लगाई जाती है, कभी कभी तैयारी के साथ लगाई जाती है, और कब लगाती है, सेकेंड स्टेज में लगाते हैं, लेबर का सेकेंड स्टेज में। लेबर के सेकेंड स्टेज में क्यों लगाते हैं? क्योंकि लेबर का सेकेंड स्टेज में बेबी का डिलीवर होता है, इसलिए लेबर का सेकेंड स्टेज में लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या निर्देश है कि कब आप इस चीरे को लगा सकते हो, ठीक है, यानी कि इंडिकेशन पढ़ने वाले हैं, इंडिकेशन ऑफ एपिजोटॉमी। निर्देश, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे उसके लिए जीएनएम वालों के लिए, इंग्लिश वाले के लिए, ये तो हिंदी एएनएम वालों के लिए है ना, इंग्लिश जीएनएम वालों के लिए लिखते हैं जरा, ठीक है। इंडिकेशन, इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ एपिजोटोमी, इंडिकेशन ऑफ एपिजोटोमी। इंडिकेशन क्या क्या है इसका, इंडिकेशन क्या क्या है हमने पहले ही बताया। देखिए कोई महिला आ रही है, ठीक है, उसको हम ऐसे ही चीरा फाड़ी नहीं कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब जाके हम क्या करेंगे, ऐसा कोई कदम उठाएंगे। तो सबसे नंबर 1 पहला क्या है, या तो आप क्या कर रहे हो, फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, फोर्सेप डिलीवरी करवा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोर्सेप डिलीवरी कर रहे हो। फोर्सेप डिलीवरी में क्या होता है, देखो फोर्सेप डिलीवरी किसे कहते हैं, इसको पहले बता देती हूँ। फोर्सेप डिलीवरी एक ऐसा डिलीवरी जो माता के स्वयं के प्रयासों द्वारा बच्चा का जन्म देना असंभव होता है, या फिर वो क्या बोलते हैं, वो नहीं कंडक्ट नहीं करा पाती हैं। तो इस ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा, क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट द्वारा बेबी का डिलीवर कराते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्सेप डिलीवरी। फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑब्स्ट्रिक फोर्सेप इंस्ट्रूमेंट द्वारा जब बेबी का डिलीवर कराएंगे तो उसको बोलेंगे फोर्सेप डिलीवरी, ठीक है। आपने कई बार कहीं कहीं सुना होगा उसका तो फोर्सेप डिलीवरी हुआ, आप सोचोगे यार भैया ये कौन सा डिलीवरी है, अरे ऐसे टेंशन में नहीं आना है, ठीक है। फोर्सेप डिलीवरी वो होता है जब माता के प्रयास से बच्चा का जन्म होना मुश्किल हो जाता है, तब क्या करते हैं, तब फोर्सेप डिलीवरी करते हैं। लेकिन हाँ, फोर्सेप डिलीवरी भी हम कब करते हैं, चलो ये चीज भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तब करते हैं जब या तो माता क्या है, टीबी का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है तो अपने हापेगी कि उधर जोर लगाएगी, उससे होगा नहीं, ठीक है। या तो उसको प्री-एक्लेम्सिया हुआ हो महिला को, या तो वो दिल का मरीज हो, ठीक है, तब भी, या फिर महिला बहुत ज्यादा कोशिश कर करके थक गई है एकदम, तब भी बच्चा डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो उस समय में आप क्या करेंगे, फोर्सेप डिलीवरी कंडक्ट कराएंगे। तो या तो फोर्सेप डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं तब आपको चीरा लगाने की आवश्यकता है। तो आगे का इंडिकेशन पढ़ते हैं, आगे कौन सा इंडिकेशन है, या तो महिला को क्या कर रहे हैं आप, वेंटोस डिलीवरी करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेंटोस डिलीवरी करा रहे हैं। वेंटोस डिलीवरी, वेंटोस डिलीवरी बोल लीजिए या वैक्यूम डिलीवरी बोल लीजिए, बात बराबर है। वैक्यूम डिलीवरी वो 3 इडियट वाला मूवी देखा था, ठीक है, जिसमें ऐसे इतना बड़ा वो रबर टाइप का होता है, जैसे घुसा के एकदम चुम्बक जैसा लटका के खींच लिया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्यूम या वेंटोस डिलीवरी, ठीक है। इतनी समझ में आई, या तो आप वेंटोस डिलीवरी करा रहे हैं तब आपको इंसिजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में या तो फीटस का क्या है, मान लीजिए सामान्य वजन कितना होता है बच्चा का, 2.5 से 3 किलो। सामान्य वजन कितना होता है, 2.5 से 3 किलोग्राम। लेकिन 3 किलो ना होके ससुरा अगर 4 किलो का हो गया, ठीक है, कितना,
4 किलो का हो गया तो तब क्या करेंगे, तब तो निकलने का भाई वेजाना का डायलेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और हमारा जो हमने पेल्विक्स पढ़ा था उसको एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा अगर मान लो वो ज्यादा बड़ा उसका सिर होगा, ज्यादा बड़ा सिर होगा तो निकलेगा कहाँ से, अपने आप नहीं निकल पाएगा ना। तो इसलिए क्या करते हैं, जब शिशु का बड़े आकार होने के वजह से, देखो शिशु का आकार बड़ा, शिशु का बड़े आकार होने की वजह से भी हम क्या करते हैं, एपिजोटोमी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद की बात करें, जब इसके बाद प्रीटर्म लेबर का मतलब ये है, मान लो जैसे इधर मैं समझाती हूँ। मान लो जैसे क्या बोलते हैं, हमारी जो है 38 से 40 वीक होती है प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है, 38 से 40 वीक होती है। अगर 38 से 40 वीक में ना हो के, अगर दिन में भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कितने दिन की डिलीवरी होती है, कितने दिन की गर्भावस्था की अवधि होती है, गर्भावस्था की अवधि, तो आप बोल दीजिएगा 9 माह 7 दिन, 9 माह 7 दिन, ऐसे आप लिखेंगे। ऐसे अगर आप लिखे या टिक किए तो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक पे आते हैं, ठीक। 38 से 40 मतलब सप्ताह की क्या होती है, हमारी प्रेगनेंसी होती है। 38 से 40 सप्ताह की हमारी प्रेगनेंसी होती है। अगर इससे पहले यानी कि 37 सप्ताह या 36 सप्ताह में किसी का डिलीवरी हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं, प्री टर्म लेबर। क्या बोलते हैं, प्री टर्म लेबर। प्रीटर्म लेबर, किसी को प्रीटर्म लेबर यानी कि समय से पहले, समय से पूर्व प्रसव, समय पूर्व प्रसव, उसको हिंदी में ये बोलेंगे, समय पूर्व प्रसव। किसी महिला को मान लो, अच्छा ये क्या बोलते हैं, ये सब होता क्यों, प्रीटर्म लेबर होता क्यों, ये थोड़ा दिमाग में तो आता होगा, ठीक है, कि भाई समय से पहले कैसे होता है, जब 38 से 40 सप्ताह में होना चाहिए। तो कभी कभी क्या हो जाता है, या तो महिला बहुत ज्यादा कुपोषण का शिकार है, या तो उसको एपीएच हो गया है, ठीक है, या उसका प्लेसेंटा खिसक गया है। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में यार, या तो महिला बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रही है या ड्रिंक कर रही है, ऐसे प्रॉब्लम में क्या होता है, बच्चा समय से पहले डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आगे और इसकी इंडिकेशन पढ़ते हैं। आगे और इसकी इंडिकेशन है फीटल डिस्ट्रेस। क्या है, फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है शिशु का किसी क्या बोलेंगे, संकट में होना, ठीक है। अगर बच्चा किसी समस्या में है तो उसको बोलेंगे फीटल डिस्ट्रेस। बच्चा समस्या में कैसे आ सकता है, देखो, या तो उसका जो हमारे क्या बोलते हैं गर्भवती महिला है, उनके अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड का मात्रा कम हो गई हो, ठीक है। मान लो उसको तैरने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं, मान लो तुमको घर दिया नहीं जाएगा, बाहर खड़े करेगा, तुम स्ट्रेस में आओगे कि नहीं आओगे, तुम सोचोगे ना भैया हमको किसी तरह बाहर निकालो, तो उसी तरह वो वहां पे भीतर परेशान हो जाता है। या तो उसको इम्यूनिटी फ्लूइड नहीं है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, या तो महिला को पोषण नहीं ले पा रही है, एक्लेम्सिया से ग्रसित है, उसको फ्लूइड द्वारा पोषण वगैरह दिया जा रहा है, तो तब क्या होता है, फीटल क्या होता है, स्ट्रेस में आ जाता है। अरे स्ट्रेस में आने की वजह से उसका डिलीवरी के दौरान क्या होता है, वो क्या करते हैं, एपिजोटोमी करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और कब करते हैं, या मैंने आपको एक्लेम्सिया में वो कोमा पढ़ाया था, याद है आपको, ये वाला कोमा पढ़ाया था। तो कोमा में या तो महिला क्या है, अनकॉन्शियस है, क्या है, महिला क्या है, 5-6 नंबर, महिला कोमा में है, महिला कोमा में है, यानी कि अनकॉन्शियस, सॉरी कोमा में नहीं, इसको वो कह सकते हैं अनकंट्रोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनकंट्रोल। महिला क्या है,
कंट्रोल में नहीं है, हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, हम जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा नहीं कर रही है, तब भी हम क्या करेंगे, इंसिजर लगाएंगे और डिलीवरी करवा देंगे। इतनी बात समझ में आई? पक्के बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये तो हमने पढ़ा कि इसका इंडिकेशन, कि इंडिकेशन क्या है, ठीक है, इंडिकेशन यानी उसका निर्देश क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं हम। लेकिन अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिजोटोमी। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिजोटोमी, उसका उद्देश्य पढ़ेंगे कि हम एपिजोटोमी करते क्यों हैं, क्यों कर रहे हैं। कोई मान लो तुम कहीं पे कोई छेद क्यों करोगे, कहीं पे कोई चीरा फाड़ी क्यों करोगे, कोई तो उद्देश्य होगा कि ऐसे ही हथौड़ा लेके गए और माल पहाड़ तोड़ने लगे, ऐसे नहीं ना। दशरथ माझी ने भी किसी रीजन से ही पहाड़ तोड़ा था, ठीक है, तो उसी तरह हर चीज का रीजन है, ठीक है। तो आइए हम क्या रीजन जानते हैं कि क्यों इस एपिजोटोमी करते हैं, एपिजोटोमी का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिजोटोमी, ऑब्जेक्टिव ऑफ एपिजोटोमी, एपिजोटोमी की क्या है, सबसे पहले जो क्या बोलते हैं, सबसे प्रमुख अगर बात करें तो सबसे प्रमुख इसका बात क्या होता है, इसके प्रमुख उद्देश्य ये है कि योनि का छिद्र को क्या करना, बड़ा करना, योनि का छिद्र को क्या करना, बड़ा करना। नंबर 1, वैजाना का जो क्या बोलते हैं स्पेस है, स्पेस को बड़ा करना, वजाना स्पेस को बड़ा करना। क्या करना, वैजाना का स्पेस यानी कि योनि छिद्र को, योनि हिंदी में लिख देती हूँ, योनि छिद्र को आकार, योनि छिद्र की आकार का बड़ा करना, आकार का बड़ा करना। मेन उद्देश्य ये है, वही ना है भाई। मान लो तुम किसी गुफा में फंस गए हो, तुम निकल नहीं पा रहे हो, तो उस गुफा को क्या करेंगे हम लोग, तोड़ फोड़ करेंगे तुमको निकालने के लिए। तो बस यही, यहाँ भी यही समस्या है, ठीक है। तो इसके बाद और दूसरा क्या है, फीटस के सिर पे जो, मान लो तुम किसी गुफा में फंसे हो, ठीक है, ऐसे फंसे हुए हो, तो आप तुम्हारा सिर में जो जोर पड़ रहा है, जो लग रहा है, जो आपको प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर को कम करने के लिए, यानी कि फीटल के हेड पे पड़ने वाला प्रेशर को कम करने के लिए क्या करते हैं, एपिजोटोमी करते हैं। क्या करते हैं, फीटल के सिर पर पड़ने वाला दबाव को कम करने के लिए, दबाव को कम करने के लिए। आ रहा है समझ में? पक्का बताना, ठीक है। क्या करेंगे, फीटल के सिर पर जो पड़ने वाला दबाव है, उस दबाव को क्या करते हैं, कम करने के लिए हम एपिजोटोमी करते हैं, ठीक है। इतने समझ में आए। इसके बाद सेकेंड स्टेज की जो ड्यूरेशन होती है उसको कम। मान लो हमारा सेकेंड स्टेज में बेबी का होना है, ठीक है, लेबर का क्या बोलते हैं, 4 स्टेज होता है। कितना स्टेज होता है, 4 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज होता है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड स्टेज है, मान लो महिला लेबर में है, महिला का मतलब शिशु डिलीवर होने वाला है, ठीक है, और डिलीवर हो नहीं पा रहा है, वो वेजाना में आके, यानी कि वेजाना कहे तो आप पेल्विक फ्लोर में, जो मैंने बताया था ना कि कैविटी, वो कैविटी में आके फंस गया है, वो आउटलेट में निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, निकल नहीं पा रहा है। तो इसलिए भी उस स्टेज को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम एपिजोटोमी करेंगे, यानी कि
सेकेंड स्टेज ड्यूरेशन को कम करने के लिए सेकेंड स्टेज ड्यूरेशन को कम करने के लिए सेकेंड स्टेज ड्यूरेशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए भी क्या करते हैं, एपिज़ोटोमी करते हैं। एक पॉइंट और है, लेबर के दौरान अगर माता तथा बच्चा दोनों ही संकट में है तब भी क्या करते हैं, तब भी हम एपिज़ोटोमी करते हैं। ये मैं साइड में हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो हमने निर्देश पढ़ लिया, निर्देश पढ़ने के बाद इसका उद्देश्य पढ़ लिया। अब इसके बाद कि कब करेंगे एपिज़ोटोमी, आप कब कीजिएगा, उसका भी तो समय होगा करने का, ठीक है। तो एपिज़ोटोमी कब करेंगे, कब करेंगे, क्या समय, सही समय क्या होगा, सही समय होगा कि जब सही समय जब सिर जो है ना, सिर हमारा दबाव के कारण पेरिनियल एरिया में क्या करना, क्या होता है, जब बच्चा का सिर, मान लो ये वैजाइना है, ये वैजाइना है, यहाँ पे बच्चा आ चुका है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेक्टम है, ये पेरिनियल एरिया है। मान लो यहाँ से दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, पेरिनियल वाला एरिया क्या होगा, फूल जाएगा, पेरिनियल वाला एरिया क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब जब फूल जाता है ना, जब दबाव के कारण फूल जाता है, तो वही सही समय होता है एपिज़ोटोमी करने की, ठीक है। यहाँ पे आप लिखना नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। जब शिशु के सिर के दबाव के कारण पेरिनियल एरिया फूलकर पतली हो जाती है तो यही सही समय होता है एपिज़ोटोमी करने की। इतनी समझ में, जब शिशु के सिर के दबाव के कारण पेरिनियल एरिया फूलकर पतली हो जाती है तो यही सही समय होता है क्या करने की, एपिज़ोटोमी करने की, ठीक है। इतनी समझ में आई। और दूसरी क्या, ये तो हो गई पहली, और दूसरी ये है, जब शिशु का सिर 4 से 5 सेंटीमीटर दिखाई देने लगे तो हम पेरिनियल एरिया में इंसिजन लगा देंगे। जब बच्चा का सिर क्या, जैसे ये वैजाइना है, ये बच्चा का सिर, पहले मैंने यहाँ बताया था, बच्चा का सिर मान लो यहाँ पे आ गया है, दिख रहा है पूरी तरह, क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, विजुअलाइज हो रही है। तो क्या करेंगे हम, तब कट लगा देंगे और बच्चों को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इतनी समझ में आई, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
करते हैं, ये तो हो गया हमारा एक, क्या पढ़ा हमने, निर्देश पढ़ा, फिर पहले तो परिभाषा पढ़ा, इसके बाद निर्देश पढ़ा, निर्देश के बाद उद्देश्य पढ़ा, उद्देश्य के बाद कब करना है ये पढ़ा। अब ये देखेंगे कि एपिजोटोमी कितने प्रकार की होती है, क्या एक ही प्रकार की चीरा लगाया जाता है या इसका भी कोई प्रकार होता है, ठीक है। इसको देखेंगे, टाइप्स ऑफ एपिजोटोमी। टाइप्स ऑफ एपिजोटोमी। एपिजोटोमी कितने टाइप की होती है, एपिजोटोमी कितने टाइप की होती है, एपिजोटोमी होती है 4 टाइप की एपिजोटोमी होती है। कितने टाइप की एपिजोटोमी होती है, 4 टाइप की होती है। 4 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, चीरा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे कैसे। पहले ये देख लेते हैं, लैटरल एपिजोटोमी, मीडियन लैटरल, एपिजोटोमी। इसके बाद में आती है जे शेप्ड एपिजोटोमी, जे शेप्ड एपिजोटोमी। जे शेप्ड एपिजो के बाद में मीडियो लैटरल एपिजोटोमी आती है। क्या आती है, मीडियो लैटरल एपिजोटोमी। क्या आती है, मीडियो लैटरल एपिजोटोमी आती है। ये 4 एपिजोटोमी के प्रकार है। इस तरह से हम 4 तरह से एपिजोटोमी करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद सबसे फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं, लैटरल एपिजोटोमी। लैटरल एपिजोटोमी कैसे होती है, लैटरल एपिजोटोमी की बात करें तो लैटरल एपिजोटोमी होती है, लैटरल एपिजोटोमी होती है, मान लो ये हमारे वेजना है, ठीक है, सॉरी थोड़ा इधर बनाती हूँ मैं, ये वेजना है, ये फोर्चिट है, ये लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा आकर के यहाँ पे मिल गया, ये फोर्चिट है। और इसके बाद ये क्या है, हमारा एनल है, या एनएस या रेक्टम कुछ भी बोल सकते हैं, एनएस है, ठीक है। इसके बाद मान लो बच्चा यहाँ पे है, बच्चा का सिर क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा है, ठीक। तो हमें लैटरल एपिजोटोमी करनी है। तो लैटरल एपिजोटोमी कैसे करेंगे हम, फोर्चिट पे ऐसे लगा, ऐसे 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 पहले एपिजोटोमी ऐसे नहीं कि आप ऐसे ब्लेड मार दिए, ऐसे नहीं करनी है। ऐसे पहले वेजाना में, दिख रहा है, वेजाना में 2 उंगली प्रविष्ट करानी है, और प्रविष्ट कराने के बाद में जो बीचों बीच से क्या करना है आपको, 2.5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एपिजोटोमी आप करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एपिजोटोमी कितने सेंटीमीटर की जाती है, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि 2.5 सेंटीमीटर की जाती है, ठीक है। यदि समझ में आई तो 2.5 सेंटीमीटर नीचे क्या करेंगे, चीरा लगाएंगे ऐसे, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर लगाएंगे। यहाँ तक नहीं लगा देंगे, नहीं तो क्या बोलते हैं, हमारा जो रेक्टम है, रेक्टम और कभी वेजाना एक हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा लैटरल एपिजोटोमी। अच्छा, लैटरल एपिजोटोमी की लाभ क्या होती है, देखो लाभ ये होती है, ये बहुत आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सॉरी लाभ बता देते हैं पहले, ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसको इंसिजन यानी कि इंसिजन मतलब सॉरी हाँ इंसिजन करना बहुत आसानी होती है, यानी कि टाँका लगाना बहुत आसानी होती है, जल्दी जल्दी फटाफट 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 टाँका लग जाता है, ठीक है, ये चीज होती है। इसकी मरम्मत बहुत जल्दी हो जाती है, झुर्रियाँ नहीं पड़ती है,
झुरिया मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज कट गया झुरिया पर, या ले भैया बुड्ढा जैसा दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है वो तो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, और इसके बाद इसमें इस तरह का इंसिजन लगाने, इस तरह का मतलब क्या बोलते हैं, चीरा लगाने के वजह से, चीरा, सॉरी, इंसिजन बोलते हैं चीरा लगाने को, और स्यूचरिंग बोलते हैं टाँके लगाने को, मुझसे गलती हो गया था, ठीक है। इंसिजन बोलते हैं चीरा। तो जो इस तरह इंसिजन, इस तरह का इंसिजन लगाते हैं, तो जो ब्लड लॉस है ना, वो ब्लड लॉस भी बहुत कम होता है, ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, डिस्पेरेनिया देखने को नहीं मिलता है। अब आप बोलेंगे कि नया शब्द कहाँ से ले आए, ठीक है, इधर देखो डिस्पेरेनिया, ये देखो डिस्पेरेनिया, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, माफ कीजिएगा स्पेलिंग के लिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो, ठीक है। तो डिस्पेरेनिया किसको बोलते हैं, डिस्पेरेनिया उसको बोलते हैं जब एक मेल या फीमेल, दो आदमी संभोग कर रहा हो या सेक्स कर रहा हो, सेक्स के दौरान फीमेल को दर्द होना, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पेरेनिया। क्या होना, सेक्स के दौरान फीमेल को दर्द होना, उसको बोलते हैं डिस्पेरेनिया। ओके, आप समझ में आ गया कि डिस्पेरेनिया किसको बोलते हैं। तो इसमें डिस्पेरेनिया होने की चांसेस नहीं रहती है, ठीक है। ब्लड क्या होता है, हाँ, एक चीज और है कि इसमें मैंने बता दिया था ब्लड कम लॉस होती है, लेकिन ब्लड इसमें अधिक लॉस होती है, ठीक है, पर डिस्पेरेनिया नहीं होती है। ये इसका लेटरल का ये है, ठीक है। ये लेटरल समझ में आया, पक्का आया कि नहीं आया, कि झूठ में कभी ऐसे ही बोल दोगे आप लोग कि हाँ हाँ आ गया, ऐसे नहीं करना। अगर कोई हमसे गलती होता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करने की 100% कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मीडियो लैटरल एपिजोटोमी। क्या पढ़ते हैं, मीडियो लैटरल एपिजोटोमी पढ़ते हैं। मीडियो लैटरल एपिजोटोमी क्या, अब मीडियो लैटरल एपिजोटोमी क्या होता है, देखो मीडियो लैटरल एपिजोटोमी जो होता है, जो फोरचीट से लेकर के मीडियो लैटरल, ये देखो, ये हमने फोरचीट बनाया, ये हमने क्या बनाया, फोरचीट बनाया, ये हमारा एनएस है, ठीक है। इसके बाद मीडियो लैटरल एपिजोटोमी में ये होता है जो दिख रहा है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे मीडियो लैटरल एपिजोटोमी में, कैसे करेंगे, थोड़ा सा जैसे हम लैटरल में यहाँ से लगाया था इंसिजन, यहाँ से लगाया था, लेकिन इसमें यहाँ से नहीं लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे लगाएंगे, मीडियो यानी कि इधर से 1.5 सेंटीमीटर पीछे हटाएंगे लैटरल साइड में पीछे, और इधर आगे आकर के क्या करेंगे, इसको इंसिजन लगाएंगे। इस तरह का क्या होता है, मीडियो लैटरल एपिजोटोमी होता है। इसका मीडियो लैटरल एपिजोटोमी जो होता है वो कितने 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 सेंटीमीटर तक लगाएंगे, इधर इधर 1.5 सेंटीमीटर, इधर क्या किया हमने, इधर हमने आगे किया, लेकिन इधर कितने सेंटीमीटर लगानी है, इधर 2.5 सेंटीमीटर लगानी है। इतनी समझ में आया चलो आगे आगे देखते हैं, ठीक है। आगे और क्या है, मीडियो लैटरल एपिजोटोमी के जो क्या बोलते हैं लाभ है, वो लाभ क्या है, जो हमारा मलाशय है, मलाशय तथा एनस में इंजरी होने की संभावना ना के बराबर होता है। जो हमारा ये मलाशय, मलाशय यानी कि ये हमारा रेक्टम, ठीक है, और ये वैजाना जो है, इसमें क्या होता है, इंजरी नहीं होता, ये क्या होता है, ऐसे जाता है, ऐसे थोड़ा आएगा, ठीक है, इंजरी नहीं होता है, तो इसमें ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर ये चीरा क्या कर सकता है, अगर ऐसे लगा हुआ है, मान लीजिए ऐसे हमने इतना दूर तक लगाया, इतना दूर तक लगाया, आवश्यकता पड़ेगा तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और पड़ेगा और भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसकी हानि की बात करें तो हानि में इसका क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस के बाद में स्विचरिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। क्या होती है, स्विचरिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, जब हम स्विचरिंग करते हैं ना तब थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। इसके बाद स्विचरिंग में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसके बाद मीडियन एपिजोटोमी की बात करते हैं, कहाँ रख दिया यहाँ पे, मीडियन एपिजोटोमी की बात करते हैं। ये आपको समझ में आया, ये आपको समझ में आया, मैं आगे बढ़ती हूँ। मीडियन एपिजोटोमी, कौन सी एपिजोटोमी, मीडियन एपिजोटोमी।
इसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि मध्य में चीरा, मीडियन यानी कि मध्य, बीच में, ठीक है। यानी कि जैसे ये फोर्चिट है, ये क्या है हमारा, देखो दिखाई मिल रहा है, ये हमारा क्या है फोर्चिट, ये लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा है, ये हमारा फोर्चिट है, ठीक है। ये हमारा एनएस है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ना इधर लगाएंगे ना इधर लगाएंगे, इसमें बीचों बीच यहाँ से लेके ऐसे चीरा लगा देंगे। कितना लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर तक लगाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें लाभ क्या है, इसमें लाभ ये है कि इसमें ब्लड लॉस कम होता है। ब्लड लॉस क्या होता है, कम होता है। इंसिजन का मरम्मत जल्दी हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें डिस्पेरेनिया नहीं होता है, जैसे लैटरल एपिज़ोटोमी में डिस्पेरेनिया हो रहा था, संभोग के दौरान दर्द, तो इसमें डिस्पेरेनिया होने की कम चांस रहता है, डिस्पेरेनिया नहीं होती है। नो डिस्पेरेनिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, झुर्रियां जल्दी भर जाती है। ये हमारा मीडियोलेटरल एपिज़ोटोमी है। इस तरह से एपिज़ोटोमी हम करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग जे शेप एपिज़ोटोमी। अरे बार बार कहाँ जोड़ते हैं इसको, जे शेप एपिज़ोटोमी में क्या, जे शेप, जे शेप एपिज़ोटोमी, जे से सेट से ही नाम से ही जे से पता चल रहा है कि यहाँ पे इंसिजन कैसा लगने वाला है, जे टाइप का इंसिजन लगने वाला है। लेकिन लगेगा कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये हमारा लेविया माइनोरा है, ठीक है। ये हमारा फोर्चिट है, क्या है, फोर्चिट है, ये हमारा एनएस है, ठीक है। जे शेप मीडियोलेटरल एपिज़ोटोमी में क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पे चीरा लगाएंगे 1.5 सेंटीमीटर। कितना लगाएंगे, 1.5 सेंटीमीटर। अब फिर क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे 1 सेंटीमीटर। कितने लगा देंगे, 1 सेंटीमीटर। कैसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। लग रहा है कि जे शेप एपिज़ोटोमी है, लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, जे शेप एपिज़ोटोमी को ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इतनी समझ में। जे शेप एपिज़ोटोमी में क्या होता है, इसका स्विचरिंग बहुत मुश्किल से होता है। तुम ही बताओ, ये इस तरह का है, कैसे स्विचरिंग करोगे तुम, ठीक है। स्विचरिंग बहुत मुश्किल से होता है। और इसको सही हो जाने के बाद भी क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे खत्म है वहां का चमड़ा, वहां कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। ये चीरा कैसे लगाया जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लगाया जाता है। ऐसे से ऐसे नहीं, ऐसे से ऐसे से ऐसे ऐसे लगाई जाती है ये चीरा, ठीक है। ऐसे से ऐसे लगाई जाती है, नीचे से ऊपर की ओर। हानि की बात करें तो वही रिपेयरिंग में मुश्किल, घाव भरने में दिक्कत, झुर्रियां पड़ जाएगी, ये सब दिक्कत है, और कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि जिस महिला का एपिज़ोटोमी हुआ है, उस महिला का कैसे देखभाल करेंगे, महिला का, केयर ऑफ आफ्टर एपिज़ोटोमी, केयर ऑफ आफ्टर एपिज़ोटोमी। क्या उसका, जैसे मान लो महिला आई, डिलीवरी हो गई, आई महिला, ठीक है, प्रसव के बाद आई, घर आई, उनको एपिज़ोटोमी हुआ है, तो उसका क्या मरम्मत करेंगे। हर टाइम हॉस्पिटल में थोड़ा रहेगा यार, वो घर में भी तो आएगा, तो घर में क्या मरम्मत करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, इन्फेक्शन से बचाना है। क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाना है। अब आप बोलोगे भैया इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, ठीक है। इन्फेक्शन से ऐसे बचाना है कि वो जब भी बाथरूम जाए सॉल्यूशन लेके जाए, सॉल्यूशन से धोए अपने वेजाइना को, अपने क्या बोलते हैं एपिज़ोटोमी वाले जगह को, ठीक है। ऐसे ही ना करें, पाउडर लगाएं,
सूखी पाउडर लगाएं, सूखा रखे, गीला ना रखे, उसको इस तरह से बचा सकते हैं। उस तरह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। टॉयलेट में बैठे तो टॉयलेट में पानी डालें, इसके बाद टॉयलेट में बैठे, ठीक है, और आराम से बैठे। ये नहीं कि हम लोग जैसे नॉर्मल है ऐसे चढ़ा के बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, आराम आराम से बैठना है। जो लेडी का एपिजोटोमी हुआ है उसके लिए निर्देश है ये, हाँ, हमारे आपके लिए नहीं है, हम तो कैसे भी बैठ सकते, ठीक है। इसके बाद आपने सुना इन्फेक्शन, आपने सुना यूटीआई। यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, एक चीज और मैं बता देती हूँ। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये क्यों होता है, ये सबसे ज्यादा फीमेल को देखने मिलेगा। क्यों, क्योंकि फीमेल जो होती है अक्सर के सभी फीमेल क्या करती है, बैठ के ही अपना क्या करती है, वॉशरूम करती है, ठीक है, या फिर जो भी कुछ है। दूसरा नंबर का काम तो सब कोई बैठिएगा करता है, खड़ा होकर कोई कर नहीं पाएगा, लड़का हो या लड़की, ठीक है। उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाथरूम के बारे में बात कर रही हूँ। तो हर कोई टॉयलेट क्या करती है, जो महिला होती है वो बैठ के करती है अक्सर। कोई कभी कभी महिला गांव में देखने को मिलता है कि महिला क्या करती है, वॉशरूम करके मतलब क्या बोलते हैं, धोती वगैरह नहीं है, ठीक है, उसको क्या साफ सफाई नहीं रखती है, ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। तो इसको, ये भी एक इन्फेक्शन है, ठीक है, इससे भी बचना है, ठीक। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा सोल्यूशन द्वारा साफ करना है। दूसरा एपिजोटमी के जो 24 घंटे के बाद में, 24 घंटे के बाद तक बिस्तर में ही रहना है। जैसे एपिजोटमी हो गया, जैसे मान लो बिस्तर में ही बिस्तर में ही रहना है। ऐसा नहीं कि भैया अब तो बच्चा पैदा हो गया, अब कौन हमसे लड़ेगा, ऐसे नहीं करना है, आराम करना है, ठीक है। इतनी समझ में आई। इसके बाद क्या करेंगे, कॉम्प्लिक इसके बाद क्या आती है, मान लो महिला को हमने ये तो दे दिया कि उसको इन्फेक्शन से बचाएंगे, एपिजोटोमी का मरम्मत में मतलब उसको सोल्यूशन वगैरह देंगे, पाउडर वगैरह डालेंगे, एंटीबायोटिक एंटी पाउडर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद एपिजोटोमी के बाद 24 घंटे तक उसको बिस्तर में रखेंगे, ज़्यादा इधर उधर नहीं, मतलब अपना जो काम है, मतलब जैसे वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना, वहीं तक सीमित है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, जिसका एपिजोटोमी हो जाता है तो एपिजोटोमी वाली पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन यानी कि समस्या, समस्या यानी कि संकट, संकट यानी कि जटिलता, जटिलता क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजोटोमी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिजोटोमी क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन में जो देखने को मिलती है, चीरा लगाने के समय, चीरा लगाते समय एनएस को चोट पहुंच सकती है। अब भैया ऐसे मान लो हमारा ये फोर्चिट है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा फोर्चिट है, ये फोर्चिट है, ये हमारा एनएस है, ठीक है। मान लो बच्चा एकदम यहाँ पे है, ठीक है, बच्चा एकदम लेडी एकदम ऐसे कर रही है जैसी गई और बचेगी नहीं, ठीक है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। ये आप लोग लड़कों नहीं समझ सकते, लड़कियां समझ सकती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अब मान लो हम चीरा लगा रहे हैं तो जरूरी थोड़ा कि इतना लगा रहे थे, इतना 2.5 सेंटीमीटर, वहाँ नाप के नहीं लगाते हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग किताब में पढ़ते ऐसा है कि इतने सेंटीमीटर लगाना, उतने सेंटीमीटर लगाना, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आप जाओगे भी ना तो प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको। वो लोग गए फटाक से चीरा लगा दिए, उन लोगों को नहीं पता 2.5 सेंटीमीटर लगाया कि 3 सेंटीमीटर लगा। तो कभी कभी क्या होता है एनएस तक लग जाता है, तो एनएस को भी
चोट पहुंच सकती है, क्षति हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, इन्फेक्शन का खतरा रह सकता है। इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इन्फेक्शन का खतरा कैसे हो सकता है, वही हमने बताया कि हम टॉयलेट जाएंगे, बैठ के टॉयलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकती है। टॉयलेट जो हम लोग कर रहे हैं, टॉयलेट हमारे घाव में भी जा सकता है, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ठीक है, या तो कोई लेडीज क्या कर रही है, अपनी क्या बोलते हैं, क्या एपिजोटोमी का देखभाल नहीं कर रही है, ठीक है, तो तब भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसका दूसरा क्या हो सकता है, डिस्पेरेनिया हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, डिस्पेरेनिया, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, संभोग के दौरान दर्द। ठीक है, ये हो सकती है। इसके बाद क्या हो सकती है, अगले परसों में पेरिनियल एरिया क्या हो सकती है, फट सकती है। अगले परसों में यानी कि अगले डिलीवरी में, अगले परसों में पेरिनियल एरिया फट सकती है। क्या हो सकती है, फट सकती है। कैसे, मान लो उसका मरम्मत अच्छा से नहीं किया है, देखभाल अच्छा से नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो सकती है, अगली आर क्यों फट सकती है, ये इसका एक और कारण है। इसका एक और कारण ये है कि मान लीजिए आपका डिलीवरी अभी हुआ, 1 साल के अंदर फिर से दोबारा आप प्रेग्नेंट हो गए, तो 1 साल के अंदर इतना जल्दी भैया वो क्या है, वो कोई मशीन थोड़ो है एकदम ठीक हो गया है कि नहीं, टाइम लगता है। टिश्यू है, सेल से आराम आराम से जुड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं जुड़ेगा, ठीक है, तो फिर बच्चा होगा तो क्या होगा, वो फट सकता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। और ऐसे ऐसे हमने ऐसे करके हमने क्या किया, एपिजोटोमी का टॉपिक को आज क्या बोलते हैं, पूरा निचोड़ पड़ा हमने। कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, शेयर कर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इंडिया 02 को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमसे कोई गलती हो तो बेझिझक अपनी बहन समझकर हमें जरूर बताइए कि क्या सुधार करनी है क्या नहीं। ठीक है, भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।